नमस्कार दोस्तों। आज हुई 71वीं बीपीएससी 2025 की परीक्षा का हम लेकर आए हैं सबसे तेज और सटीक आंसर की। हर प्रश्न का सही उत्तर और उसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलेगा, ताकि आपको तुरंत अपना स्कोर चेक कर सकें और आने वाली तैयारी को और बेहतर बना सकें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस बार के पेपर में क्या खास रहा। तो हमारे सामने जैसा कि स्क्रीन पर है ये प्रश्न पेपर है और ये बीपीएससी जो आज एग्जाम हुई है उसका प्रश्न पेपर स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है बिहार के मिशन दक्ष का, ये जो है जी नंबर का सेट है, हम इन्हें देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये सेट नंबर जी से, आप इसका सीरियल अलग हो सकता है, आप बस देखिए इसे और फिर उसे अपने क्वेश्चन पेपर में टिक करते रहिएगा। बिहार के एकदम सही आंसर हमने दिया है। पहला क्वेश्चन ही इसका है एजुकेशन से, क्या शानदार बातें हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल नामांकन बढ़ाना, नहीं। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, बिल्कुल ये भी नहीं है। ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना, ये व्यक्तिगत सलाह प्रदान करने की बात करता है। ग्रेड स्तरीय दक्षता तक अगर बच्चा पिछड़ जाता है तो इसका आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं है। देखिए बिहार स्टार्टअप नीति 2022 जो शुरू हुई थी, स्टार्टअप एक भारत सरकार की शुरू हुई थी, फिर बिहार ने भी 2022 में जो स्टार्टअप नीति लाया था उसमें युवा YUVA ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं है। देखिए युवा में घटक नहीं है का पूछ रहा है। शिक्षा प्रणाली में जीवंतता की बात की गई थी, बिल्कुल नहीं। समर्थन के लिए नियामक समर्थक की बात की गई थी, बिल्कुल नहीं। अंतरराष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं, नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई भी इसके घटक नहीं है। अगर हम इसका देखें इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, इंग्लिश में देखते हैं इसका क्वेश्चन का कि यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट्स अंडर द युवा फ्रेमवर्क ऑफ द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022। वाइब्रेंसी इन द एजुकेशन सिस्टम, बिल्कुल नहीं। वाइब्रेंसी इन द एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं की गई है। रेगुलेटरी एनेबल्स फॉर सपोर्ट, बिल्कुल इसकी भी बात नहीं की गई। सपोर्ट के लिए रेगुलेटरी एनेबल्स किया जाए। तीसरा दिया इंटरनेशनल मार्केट एक्सपांशन स्कीम्स, नहीं इसकी भी बात नहीं करता है। तो मोर देन वन ऑफ द एबव, इनमें से किसी की भी बातें नहीं की गई है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, अगर हम देखें नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर जो है वो है 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। 2023-24 के बारे में पूछा जा रहा है। 2023-24 के जो आर्थिक हैं उनके बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में, 2023 में बिहार ने आर्थिक प्रदर्शन किया गया था, इसके सही बात पूछ रहे हैं। मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय GSDP पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में 12.8% बढ़ी। इकोनॉमी सर्वे अगर हम देखें तो इकोनॉमी सर्वे 2024 के इकोनॉमी सर्वे में से क्वेश्चन आया है। 2023-24 में 12.8% बढ़ी, बिल्कुल ये भी सही है। 2023-24 में बिहार के GSVA स्थिर मूल्य में तृतीय क्षेत्र की, कौन से सेवा क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी कितनी बढ़ी, 58.6। यहां सेवा क्षेत्र में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। तीसरा, सकल स्थायी पूंजी निर्माण 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर GSDP का कितना परसेंट था, तो 4.6%। तो ये तीसरा भी इसका सही है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो गया, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये जो तीनों ऑप्शन इसका सही है, हम इस आधार पर कह सकते हैं इसका आंसर जो है तीनों ऑप्शन सही है, तो ये उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आया था। जिन्होंने भी इकोनॉमी सर्वे पढ़ा होगा उनका पक्का ये हो चुका होगा कि ये क्वेश्चन उन्होंने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, चौथा नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाल है, क्या क्वेश्चन है पहला, बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट का अनुमान है। ये बातें, ये भी क्वेश्चन जो है ये हमारा आया। बिहार में युवा जनसंख्या जो है, जो 0 से 19 वर्ष मानते हैं जिसको, उसके अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट का अनुमान है। क्या ये सही है, तो बिल्कुल ये जो है इसमें अनुमान है बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास
चरम पर होने की उम्मीद है, ये भी इसका सही है। और तीसरा अगर हम देखें, बिहार में बुजुर्ग आबादी 60 भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, ये गलत है। 1 और 2 सही होगा, तो 1 और 2 भी देखिए, इसमें ये भी 1 भी सही है और 2 भी सही है, इसके अलावा तीसरा भी सही है। तीसरा आधार पर ए और बी दोनों होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से 1 से अधिक। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर 5वां नंबर, PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रवृत्ति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 23-24 जो हमारा PLFS था, उसमें महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का कहता है सबसे जो है इसका सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? ज्यादातर महिलाएं जो है औपचारिक नियमित वेतन वाली नौकरियों में कार्यरत है। बिल्कुल, अभी बहुत सारी महिलाएं जा भी रही हैं औपचारिक और नियमित वेतन वाली नौकरियों में। अधिकांश महिलाएं जो है वो स्वनियोजित है, कहता है कि अधिकांश महिलाएं और जो अक्सर घरेलू उद्योगों में सहायक के रूप में काम करती है। बिल्कुल, ये भी सही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अधिकांश महिलाएं द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र महिलाएं द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत थीं, गलत है ये। अधिकांश महिलाएं द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत नहीं थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सबसे बेस्ट है बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, क्योंकि अधिकांश महिलाएं अगर हम देखें तो स्वनियोजित हैं। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर महिलाएं औपचारिक नियमित वेतन पाने वाली नौकरियों में कार्यरत नहीं है बिहार का। अगर देखें, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं और अक्सर घरेलू उद्योगों में सहायक के रूप में ये क्या करती हैं? काम करती हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। अगर हम लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति देखें तो किन में निहित है? तो क्या प्रधानमंत्री कार्यालय में? बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं है। कर्मचारी चयन आयोग में? नहीं, ये कर्मचारी चयन आयोग भी इसकी नियुक्ति नहीं करता है। इसका संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श उपरांत राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके परामर्श के तहत? लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श के तहत। तो 6 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है स्क्रीन पर, सातवां नंबर, भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय का अतिरिक्त सुनवाई हेतु अर्ह नहीं है। क्वेश्चन है, भारत का जो देखिए ये जो सर्वोच्च न्यायालय का अतिरिक्त, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का अतिरिक्त सुनवाई हेतु अर्ह नहीं है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। उसके अलावा संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। ले सकता है, संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। क्यों नहीं लेगा? ले सकता है। राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। बिल्कुल, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में तो परामर्श देता है। सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है, नहीं, ये भी गलत हो गया। तीसरा तो आंसर हो गया 7 का सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? समवर्ती सूची में जो आता है वो है, इसका देखते हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा। फिर आगे दिया है वन्य जीवों की सुरक्षा के अलावा कृषि पर आय, विद्युत उपभोग और बिक्री पर कर और मूल्य नियंत्रण। देखिए हमारे सामने जो ऑप्शन है अगर हम देखें तो इनमें हमें चुनने के लिए कहा जा रहा है। इनमें एक से जो है अधिक है, तो इस आधार पर अगर हम देखें तो हम इनमें ऑप्शन चुनते हैं। पहला, वन्य जीवों की सुरक्षा की बात की गई है। अगर हम देखें वन्य जीवों की सुरक्षा, तो ये सही है। किसकी बातें? हमारे जो संविधान है, संविधान के जो है विभिन्न सूचियों में की गई है। इसके अलावा समवर्ती सूची में कौन सा विषय? समवर्ती सूची में वन्य जीवों की सुरक्षा की बात की गई है। और दूसरा समवर्ती सूची में की गई है मूल्य का नियंत्रण। किसके बारे में की गई? मूल्य के नियंत्रण। कृषि पढ़ाई की बात की गई है? नहीं, कृषि पढ़ाई की बात नहीं की गई है। विद्युत उपभोग या बिक्री पर कर की भी बात नहीं की है। तो आंसर 1 और 4 यानी कि 8 का ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें हमारे सामने जो है अगला स्क्रीन पर, वो है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? देखिए क्वेश्चन नीति निदेशक तत्व बोल रहा है, नीति निदेशक तत्व के गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो ग्राम पंचायत के गठन की बात कहा गया था। हाँ, गांधी ने ग्राम पंचायत के गठन की बातें भी की थी। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की प्रोन्नति ताकि रोजगार बढ़े, इसकी बात गांधी जी ने किया था। काम के अधिकार की भी बातें गांधी जी ने किया था। तो इसका 1, 3 और 4, समान नागरिक संहिता की बात गांधी जी ने नहीं किया था। कहता है कि अनुरूप नहीं है, तो केवल 2, इसका समान नागरिक संहिता, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का सी। अगला प्रश्न अगर हम देखें, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखें, राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में आता है। अगर हम देखें इसमें राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन युग्म है, उसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची, बिल्कुल राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो चौथी अनुसूची में दर्ज है।
अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। जब हम अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन की बात करते हैं तो ये 6ठी अनुसूची में नहीं बल्कि 5वीं अनुसूची में है। शपथ का प्रारूप दी गई है 3री अनुसूची में, जिसमें शपथ ली जाती है। और संघ सूची की बात की गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथन, क्या क्या कथन दिया हुआ है? पहला कि मंत्रालय और विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। नहीं, मंत्रालय और विभागों का निर्माण कैबिनेट सचिव के परामर्श से ये नहीं की जाती है। इसके अलावा प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। बिल्कुल 2 नंबर सही है, इसका आंसर होगा केवल 2 सही है। 11 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर, राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? प्रश्न देखिए, राज्य विधायिका की कार्य, विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में या हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। देखिए हमारे सामने है विधायिका में कार्य जो है केवल राज्य की, यहां पर पूछ रहा है सत्य क्या है, तो केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी एवं अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। नहीं, ये गलत है। इसके अलावा यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है। जो राज्य विधायिका है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकता है। महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है। महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार पूरी तरह से तो नहीं है, महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार जो है ये नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो आंसर क्या? किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही को वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं। हाँ, किसी अगर अनियमितता हुई है तो उसके कार्यवाही की वैधता पर जो है प्रश्न किया जा सकता है। तो 12 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान जो है ये मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्य जन का हित संरक्षित हो। देखिए यहां पर जो दिया है इसमें क्या, सामान्य जन का हित संरक्षित हो, औचित्य को ध्यान, सामान्य जन का हित संरक्षित होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए सामान्य जन का हित। दूसरा है विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो। देखिए क्वेश्चन मौलिक अधिकार के बारे में पूछ रहा है, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए, सामान्य जन का हित संरक्षित नहीं हो। औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं लेकिन औचित्य को दे। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। अगर हम देखें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है वो पूरी तरह से जो है ये हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा है विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो। बिल्कुल इन चीजों का भी हम ध्यान रखेंगे। सामूहिक हित बेहतर नहीं है, नहीं, इसकी भी बात नहीं की गई है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन कौन सा है? ए नंबर, 1 और 2 सही है। तो 13 का हो जाएगा आंसर ए नंबर। आप अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, आपको अगर लगता है कि कुछ भी गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जिक्र करें। अगला है निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? देखिए निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हता, योग्यता क्या होनी चाहिए? क्या भारत का राष्ट्रपति करता है? बिल्कुल नहीं। मंत्रिपरिषद? ये भी नहीं। संघीय कैबिनेट? नहीं। भारत संसद विधि द्वारा, संसद कानून बना करके जो है योग्यताओं का निर्धारण कर सकती है। अगला हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। देखिए जब ये कह रहा है कि इस पर विचार करने के लिए सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, नहीं, बिल्कुल नहीं, सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत नहीं है। दूसरा है दीक्षांत मतलब खत्म होता है। दीक्षांत का मतलब क्या होता है? लास्ट होता है। सदन को जब हम आहूत करेंगे, बुलाएंगे, तो दीक्षांत कैसे हो जाएगा? स्थगन से शस्त्रावसान होता है। बिल्कुल, स्थगन से शस्त्रावसान होता है। विघटन सदन को समाप्त करता है। अगर हम विघटन कर दे तो सदन समाप्त होगा। ये भी स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले नहीं किया सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 ऑप्शन। 2 और 3 किसमें दिया हुआ है? ए नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 15 का ए, 15 का ए। अगला है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? देखिए यहां पर है पंचायत के वित्तीय स्थिति की बात की जाती है, तो कौन? मुख्यमंत्री करता है? नहीं। पंचायत के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए यहां पर समीक्षा करने की, रिव्यू करने की बात कर रही है। जब रिव्यू करेंगे उसका वित्तीय स्थिति कैसा है, किस प्रकार का है, तो मुख्यमंत्री नहीं करेगा। जिला परिषद का अध्यक्ष? बिल्कुल ये भी नहीं। प्रखंड समिति का अध्यक्ष, ब्लॉक समिति का अध्यक्ष? ये भी नहीं करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। तो इसका आंसर 16 का आंसर होगा डी नंबर।
अगला हम 16 के बाद अगर देख 17 नंबर, नेक्स्ट प्रश्न देखें, सरकार द्वारा वित्त पोषित देखिए नेक्स्ट है हमारे सामने, सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। क्वेश्चन, सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि और उद्योगों से निर्यात में। देखिए आत्मनिर्भर भारत योजना जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत योजना की बात की गई है, भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि और उद्योगों से निर्यात में, बिल्कुल ये सही है। घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में, हाँ देखिए भारत की निर्माण क्षमता, आत्मनिर्भर तो यानी कि खुद से भारत निर्माण करे, उसका वृद्धि और उद्योगों से निर्यात करने में करेगा, और घरेलू उत्पादन में। 1 और 2 सही होगा, तो 17 का कौन सा हो जाएगा आंसर? सी नंबर। तो 17 का आंसर हो गया सी। अठारह नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। देखिए जब कह रहा है कि पंचायती राज का क्या उद्देश्य है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। दूसरा है जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना, नहीं बिल्कुल नहीं। रोजगार का सृजन करना, ये भी नहीं है। जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभागी करने योग्य बनाना, हाँ जनता को विकास, क्योंकि सब मिल करके एक साथ बैठ करके ग्राम सभा में फैसला लेता है, तो प्रतिभागी करने योग्य बनाना। तो आंसर क्या हो जाएगा 18 का? मुख्य उद्देश्य जो है वो है डी। हालांकि है रोजगार सृजन भी करेगा, लेकिन मुख्य उद्देश्य है जनता के विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। अगला है निंदा प्रस्ताव, जो विधानसभा और संसद में आती है, उसके बारे में क्या सत्य है? सत्य का पूछा जा रहा है। तो हम देखिए यहां पर, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है। यह अविश्वास, निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है, बिल्कुल सही है। यह निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव से अलग नहीं है। इस प्रस्ताव में कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल इस प्रस्ताव में कारण का उल्लेख करना यह जरूरी नहीं है। यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, बिल्कुल नहीं। यह अविश्वास सदन की अनुमति से प्रस्तावित करने हेतु आवश्यक नहीं है। जब हम कहते हैं सदन की अनुमति से प्रस्तावित करने हेतु आवश्यक नहीं है, यह भी सही है, यह भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो जब हम ये देखें कि कौन सा विषय, केंद्र और राज्य के बीच विवाद, देखिए केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ये दोनों के बीच में विवाद, कौन सा विषय? दोनों का अधिकार क्षेत्र। उच्च न्यायालय के तो अधिकार में है नहीं केंद्र और राज्य के बीच का विवाद। दूसरा है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, हाँ आर्टिकल 32 के तहत, दोनों मौलिक अधिकार का, एक आर्टिकल 32 एक आर्टिकल 226 के तहत। तो बीन राज्यों के बीच विवाद, नहीं राज्यों के बीच विवाद में भी नहीं आएगा हाईकोर्ट। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, ये उच्च न्यायालय इसमें भी नहीं आएगा। तो आंसर कौन सा होगा इसका? मौलिक अधिकारों का संरक्षण। तो 20 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? उदारवादियों पर लगाएगा तो गरम दल के लगाएंगे, और गरम दल वाला कौन लगाया था? इसका आंसर है लाला लाजपत राय। ये तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि लाला लाजपत, एकदम बहुत आसान ये क्वेश्चन, एक फैक्चुअल क्वेश्चन ये पूछ दिया गया है। अगला देखें, देखिए इनमें से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ये कोई नहीं कह सकता कि एकदम बहुत ही ज्यादा हो जाएगा इसका कटअप, बहुत ज्यादा कटअप नहीं जाने वाला। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ, उस आधार पर हमें निर्णय लेने में, हमें अनुमान लगाने में ये सक्षम हो जाएंगे कि हाँ आपको कितना मार्क्स, कितना कटअप जाना चाहिए। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? देखिए दिल्ली में जब राजकीय प्रवेश किया था तो किस वायसराय के जो गाड़ी है उस पर बम फेंका गया था? हम देखें तो इसमें लॉर्ड हार्डिंग जो था उस पर बम फेंका गया था। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का, देखिए 1911 में जो कॉलेज दर्शन वहां पर हरदयाल बने थे, और उसके बाद ही उन्होंने क्या किया था? गदर पार्टी का स्थापना किया था। इसका आंसर हो जाएगा हरदयाल, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम संप्रदाय, जो सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया।
MA, ये जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की बात की जा रही है। MA कॉलेज, MAO मतलब मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में, ठीक है ना, 19वीं सदी का अंतिम दशक में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। बिल्कुल, इसका तो आंसर होगा थियोडोर बैंक, थियोडोर बैक, ये जो था इन्होंने ही दिया था। देखिए मिंटो तो इस समय थे नहीं, ये तो 1900 जो 20वीं शताब्दी के शुरुआती में आया था। विलियम मॉरिस साहब ये जो थे ये बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, तो ये भी नहीं थे। डनपल स्मिथ ये इस समय में नहीं था। तो इनका आंसर कौन सा हो जाएगा? थियोडर बैंक। अगला है द यंग इंडिया, एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था। किसने किया था? एकदम आसान सा खुआ क्वेश्चन पूछ दिया है, महात्मा गांधी ने। द यंग इंडिया जो लिखा है ये तो एकदम सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक का ये द यंग इंडिया जो एक राष्ट्रीय पत्र है, इसको किसने लिखा? तो ये लिखा है महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक दलों, देखिए आपके स्क्रीन पर है, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को, क्वेश्चन देखिए, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? तो ये साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय राजनीतिक समूह नहीं था, इसी कारण इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ था। इसे हम श्वेत कमीशन भी कहते थे क्योंकि इसमें सभी ब्रिटिश लोग थे। तो इनका आंसर हो जाएगा बी नंबर। किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई, चलो दिल्ली की जो है ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने? देखिए रास मोहन सिंह ने स्थापना किया था, रास बिहारी बोस को दे दिया गया था इसका कमान। रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में, कहां पर? सिंगापुर में जो था दिया था सुभाष चंद्र बोस को इसका कमान, और सुभाष चंद्र बोस ने यही नारा लगाया था, कौन सा? कि चलो दिल्ली चले। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा? सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे। वाह क्या बात है, ये तो इस बार एकदम मस्त क्वेश्चन बनाया है, ये तो गांधी जी को भर दिया है। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा? ये महात्मा गांधी ने कहा था, इसी से निकला था डू एंड डाई, करो या मरो, यही था। ये बड़ा एक लंबी लाइन कही गई थी, उसी से निकाला गया, करो या मरो की बात की गई थी, हम या तो, ये महात्मा गांधी ने। अगला है, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? बांटो और छोड़ो ये तो जिन्ना साहब ने किया था, MA जिन्ना साहब ने जो था इन्होंने ही किया था, बांटो और छोड़ो। तो 29 का हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्त रूप दिया था? तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने ही से मूर्त रूप दिया था। अगला है, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? 1918 में बिहार की यात्रा जो की थी होम रूल लीग से दो लोग जुड़े हुए थे, एक एनी बेसेंट और एक बीजी तिलक। महात्मा गांधी इनसे जुड़े हुए नहीं थे, तो बीजी तिलक। तो इसका जो आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक ने ही बिहार में जो यात्रा किया था इससे संबंधित, और कहा था कि इसमें गतिविधियों को यहां पे बिहार में बल मिला था। अगला प्रश्न है, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? देखिए चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में जो समझौता हुआ था वो था कौन कौन? तो यहां पर भारत की सरकार, या भारत की सरकार और गांधी जी, भारत का सरकार से मतलब यहां है अंग्रेजों से, तो इसका जो भारत सरकार और गांधी जी, तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार और गांधी जी के बीच में चंपारण कृषि कमेटी। देखिए राजेंद्र प्रसाद भी थे चंपारण से जुड़े हुए, राजकुमार शुक्ला भी, अनुग्रह नारायण सिंह भी, लेकिन जो हुई थी नेतृत्व कर रहा था इधर से कौन? गांधी जी, इसीलिए इसका आंसर होगा 32 का ए। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता हम देखिए बाबा रामचंद्र तो था ही, लेकिन ये बिहार में नहीं था। आचार्य नारायण रेड्डी ये भी नहीं थे, यहाँ पर राजकुमार शुक्ला ये प्रमुख नेता नहीं। आंसर इसका होगा सहजानंद सरस्वती, जो काफी बार पूछा जाता है। सहजानंद सरस्वती तो बीपीएससी का फेवरेट है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है हमारे सामने, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया था गया था? जो विक्रम पुलिस थाना था इसके सामने गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह, बिल्कुल इसी को मारा गया था। रघुनाथ सिंह को ही। विक्रमपुर के रामनारायण नहीं। गोराखड़ी के सत्येंद्र। देखिए इसका जो आंसर होगा ये ए नंबर होगा। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को जो फहरा रहा था उस समय गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह को मारा गया था। आंसर ए हो जाएगा। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? श्री कृष्ण सिंह। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे और उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखते हैं सूची 1। पहला है सूची 1 प्राचीन भारत के स्थल दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया वर्तमान में किस राज्य में। देखते हैं इसमें, देखिए गिरनार, इसमें जो मिलाने वाला है गिरनार जो था ये मुख्यतः कहाँ था? ये गुजरात में। जो गिरनार है ये गुजरात में है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सी का 2 इसमें पकड़ाता है ना, और किसी में है नहीं। दूसरा अगर देखें ए का 3 कर्ण स्वर्ग, बिल्कुल पश्चिम बंगाल में कर्ण स्वर्ण है। और जो प्रतिष्ठान है ये प्रतिष्ठान आपको हो गया कहाँ पर? तो ये प्रतिष्ठान है ना, ये हो गया आपको महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान, ठीक ना। और प्राग ज्योतिष, तो अब देखिए ये मिल गया तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 36 का सी। 36 का सी हो गया। नेक्स्ट देखें प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वेदिक युग से संबंधित नहीं है? जब हम निम्नलिखित घोषा, अपाला, गार्गी और विश्वारा। घोषा तो संबंधित थी, घोषा तो संबंधित है। अगर हम देखें अपाला भी ऋग्वेदिक युग से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा गार्गी। गार्गी जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित थी, तो ये गार्गी, इसका आंसर हो जाएगा गार्गी। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखते हैं सूची 1 सूची 2 के साथ क्या दिया है, हम इन्हें देखते हैं, इसे मिलाने वाली है। देखिए यहाँ पर घटना स्थान दिया हुआ है और संबंधित व्यक्ति दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए अगर हम तो देखिए चोल गंगम झील, चोल गंगम झील जो है ये राजेंद्र प्रथम से जुड़ा हुआ है। चोल गंगम झील किससे जुड़ा है? राजेंद्र प्रथम। ए का 3, ए का हो गया 3। धर्म महामात्र की नियुक्ति, धर्म महामात्र का जो नियुक्ति है वो जुड़ा हुआ है किससे? ये अशोक ने किया था। प्रयाग की सभा, प्रयाग की सभा जो किया था वो किया था किसने? हर्षवर्धन ने। और सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस आधार पे ए का 3, 4, 2, 1, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 38 का हो गया आंसर ए। अगला प्रश्न की ओर जाएं। निम्नलिखित शासकों में से, देखिए क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश तो सबसे छोटा इसमें से था। मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल ये भी नहीं किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT। बलबन, सबसे ज्यादा जो शासन ये बहलोल लोदी ने किया था। बहलोल लोदी 38 वर्ष तक शासन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 38 वर्ष तक बहलोल लोदी ने। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। देखिए प्राचीन भारत के राजवंश दिए हुए हैं, शुंग, मौर्य, कुषाण और कर्ण। सबसे पहले जो पहला शासन जो सबसे पहले किया था वो था कौन सा? मौर्य वंश। सबसे पहले मौर्य वंश 2 नंबर, उसके बाद शुंग वंश ने किया था, उसके बाद जो है शुंग वंश के बाद किया था कर्ण वंश ने, और कर्ण वंश के बाद जो है किया था कुषाण वंश ने। 2, 1, 4, 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 2, 1, 4, 3। 40 का ए। 41 निम्नलिखित में से कौन एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? देखिए यहाँ पर तुलसीदास के द्वारा गीतावली तो लिखी गई है, साहित्य लहरी नहीं लिखी गई है, विनय पत्रिका लिखी गई है, कवितावली। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर 41 का बी। चलिए हम लोग थोड़ी सी फटाफट कर लेते हैं तेजी से, क्योंकि हमें अगर ज़्यादा, हम क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, अगर लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर हमें थोड़ी सी ज़्यादा वेट करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 42 नंबर अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 इमारत, काबुली बाग मस्जिद। अगर हम ये देखें काबुली बाग मस्जिद है ना, काबुली बाग मस्जिद किससे जुड़ा हुआ है? ये है काबुली बाग मस्जिद,
एक मिनट, काबुली बाग मस्जिद जो हो गई ये हो गया आपको किससे जुड़ा हुआ, अकबर से। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। बी का एक पकड़ा गया, 4 बी ए का 3, है ना। एक मिनट, काबुली बाग मस्जिद बाबर से जुड़ा हुआ है, सॉरी, इलाहाबाद का किला, ये जो जुड़ा हुआ है इलाहाबाद का किला ये है अकबर से जुड़ा हुआ, और एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहां से। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 1 3 2, 42 का ए, 42 का आंसर हो गया हमारे सामने एक। 42 के बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने 43, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। सवाल देखिए कितना एकदम शानदार है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं क्वेश्चन को ताकि आपको सही से दिखाई दे। देखिए यहां पर दिया जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की किससे दिया हुआ है, कलकत्ता क्रॉनिकल। बिल्कुल, ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो है ये कलकत्ता क्रॉनिकल नहीं लिखा है, इन्होंने तो बंगाल जो है बंगाल क्रॉनिकल लिखा है। तो ये तो बिल्कुल यही जो रामास्वामी नौकर, जस्टिस पार्टी से दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, ज्योति सत्य, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित कौन एक सही सुमेलित नहीं है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, 44 नंबर। देखते हैं इनमें जो दिया हुआ है पिता और पुत्र की बात की गई है, पिता और पुत्र की। देखते हैं बाबर, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। देखते हैं, देखिए इनमें अगर हम देखें तो यहां पर इसका शाहजहां का बेटा का नाम, बाबर के बेटे का नाम था, एक बेटे का नाम कामरान, बाबर के बेटे का नाम क्या था, कामरान। अकबर के बेटे का नाम जो है वो है सलीम, है ना, सलीम ने विद्रोह किया था। जहांगीर के बेटे का नाम, शाहजहां के बेटे का नाम खुसरो, और जो जहांगीर है, एक मिनट रुक जाइए, यहां जो है अगर हम देखें तो बाबर का बेटा हो गया आपको कामरान, ठीक है, बाबर का बेटा ए का 3। उसके अलावा अकबर का बेटा हो गया आपको सलीम, बी का 1, सी शाहजहां का बेटा हो गया मुराद, शाहजहां का बेटा कौन हो गया, मुराद, है ना, तो सी का 4, और जहांगीर का बेटा हो गया आपको खुसरो, है ना, तो डी का हो गया आपको 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2, सी नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, 44 का सी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। तो हम लोग जानते हैं पहला, दूसरा, तीसरा तो आयोजित की गई थी, बस चौथा आयोजित नहीं की थी। इसका आंसर हो जाएगा 45 का डी नंबर। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी अध्यक्ष में चुने गए। बिल्कुल, वो त्रिपुरी में अध्यक्ष चुने गए थे। जनवरी 1941 ईस्वी में वह घर में नजरबंदी से भाग निकले। हाँ, जनवरी 1941 में ही वो निकला था, और फिर वहां से वो रसिया के रास्ते जो है जर्मनी और फिर जापान की ओर। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी 21 अक्टूबर में भारत की अस्थायी सरकार, बिल्कुल सेम डेट, 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने क्या किया था। इसका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, तो इसका आंसर होगा 46 का डी। नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। नागार्जुन तो थे, शिलभद्र साहब भी थे, कौटिल तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल। शांति रक्षित भी था नालंदा विश्वविद्यालय में, तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल। अगला देखते हैं 47 के बाद 48, आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए, राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, हाँ बिल्कुल, राजा नंद कुमार को तो मृत्युदंड दी गई थी, लेकिन ये गद्दार निकले थे तब। उसका दूसरा है सालबाई की संधि, वांडीवास की लड़ाई और टीपू सुल्तान की जो है मृत्यु। इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले वांडीवास की लड़ाई हुई थी, उसके बाद जो राजा नंद कुमार, हाँ, उसको मृत्यु दंड दी गई थी, और उसके बाद आपको सालबाई की संधि, एक मिनट, हाँ, सालबाई की संधि हुई थी, और सबसे लास्ट जो है वो हुआ था टीपू सुल्तान की मृत्यु। 3 1 2 4,
ए बी सी, सी नंबर आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? 48 का सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमोंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर ऑफ बिहार, बिहार के न्यूज़पेपर के बारे में पूछा गया है, देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ? तो इनमें से किसका? पटना हरकारा का। सबसे पहले जो प्रकाशन शुरू हुआ था वो पटना हरकारा का। देखिए हम अभी आपको आंसर बता दे रहे हैं, इसका पूरा डिटेल आपको एक एक जो ऑप्शन है उस पर हम अलग अलग चर्चा करेंगे। हम पूरी डिटेल से आपको रात में हम आपके लिए फिर बनाएंगे पूरी तरह से, और उसके बाद आपको सुबह में सारा मिल जाएगा। देखिए अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं घटना या संगठन और संबंधित व्यक्ति। अगर हम इसमें देखें तो देखिए सूची 1 और सूची 2 को अगर हम सुमेलित करें तो यहां देखिए चंपारण आपके स्क्रीन पर है। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आजाद दस्ता जयप्रकाश नारायण। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्वयं नारायण सिंह, और किसान सभा बिहार सहजानंद सरस्वती। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो 50 का हो जाएगा ए का 4, ठीक है 1, हाँ ये 4 और 1 डी नंबर, 50 का क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे सामने 0. चलिए साइंस का क्वेश्चन अब शुरू हुआ। 0.1 NaCl समाधान का पीएच मान है लगभग। देखिए 0.1 NaCl, ये जो 0.1 NaCl है इसका पीएच मान होता है 1.0, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? जब हम इसको कहते हैं कि कौन सा यौगिक, तो यूरोपियम, ठीक है, यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट, इसका आंसर होगा यही यूरोपियम डोप्ड। ये वर्णक के, ये यौगिक ऐसा यौगिक है जो रात में ये चमकता है, तो यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट, और इसी का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग जो रात को चमकने वाली चीजों में। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ए। अगला स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखिए स्मार्ट फिल्म के लिए जो होता है वो किया जाता है इंडियम टीन ऑक्साइड, बिल्कुल इंडियम टीन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है स्मार्ट फिल्म के लिए। जिंक क्लोराइड का नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं, सिलिका भी नहीं। इसका आंसर होगा इंडियम टीन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? देखिए कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? प्लेटिनम, आयरन, क्रोमियम और क्लोरीन। अगर इसमें देखें तो इसके लिए कार्सिनोमा जो है, कार्सिनोमा बीमारी के लिए जो यूज करते हैं वो होता है, हम कार्सिनोमा बीमारी के लिए देखिए प्लेटिनम का यूज करते हैं। कार्सिनोमा बीमारी के लिए किसका यूज किया जाता है? इनमें से किस धातु का? तो इस प्लेटिनम का ही यूज किया जाता है। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट, देखिए गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? जब हम गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक के उपयोग की बात करते हैं, कोलिकैक्सीफेरोल, वेनाफ्लेक्सिन, इसके अलावा लेवोनोगेस्ट्रेल और सेट्रेजिन। देखिए इनमें जो हम यूज करते हैं, इनमें यूज करते हैं हम लेवोनोगेस्ट्रेल। किसका यूज करते हैं? लेवोनोगेस्ट्रेल का। 55 का हो जाएगा सी नंबर, 55 का हो जाएगा सी। अगला हमारे स्क्रीन पर है क्वेश्चन, तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? देखिए तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता? यह जहरीला यौगिक बनाता है, बिल्कुल ये बात तो है कि तेल को अगर गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में रखेंगे तो यह गहरा यौगिक बनाता है। यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, हाँ, और इसमें जंग देखी जाती है। बिल्कुल जो आयरन पॉट है, अगर उसको तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में रखा जाएगा तो जंग देखी जाती है, जिसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। अगला है ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए, जो ऑक्टेन हम लोग पेट्रोलियम वगैरह का करते हैं, किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए ट्राइथिलीन टोल्यूनी का इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइथिल
टोल्यूनी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हमारे स्क्रीन पर, PHBV। देखिए PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप। PHBV बायोडिग्रेडेबल, P से पॉली होता है, H से हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट होता है, और उसके बाद जो B है उससे होता है वैलरेट, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पॉली हॉक्सी ब्यूटारेट हाइड्रोक्सी वैलरेट, है ना। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा पॉली 3 हेक्सी ब्यूटारेट CO3 और हाइड्रोक्सी जो है वैलरेट। ठीक है, इसका आंसर 58 का बी हो जाएगा, 58 का बी। 59 नंबर है, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तैलीय ग्रंथि नहीं, बहिस्रावी ग्रंथि नहीं, प्रजनन ग्रंथि नहीं। आंसर हो जाएगा इसका अंतःस्रावी ग्रंथि। जो हार्मोन है, हार्मोन किसके द्वारा होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की जो है बातचीत को दर्शाता है? तो ये जो है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, अगर इसमें देखें तो इनमें जो होगा परजीविता, ये पैरासाइट। हाँ, निम्न कौन सा शब्द हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? परजीविता दर्शाता है ये हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच के संबंध को। अगला है, संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना, पहली जो इम्यूनोग्लोबुलिन है की श्रेणी कौन सी है? तो ये है IgA। कौन सा है? IgA। आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला हम देखें प्रश्न नेक्स्ट, जैविक झिल्ली, जैविक झिल्ली किससे बनी है? देखिए जैविक झिल्ली की जब बात की गई है, किससे बनी हुई है? लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन से बनी गई है, जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। बिल्कुल ए नंबर, केवल लिपिड से नहीं, केवल प्रोटीन से नहीं, बिल्कुल इसका 62 का ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है? नॉनसेंस कोडन UAA है। नॉनसेंस कोडन कौन सा है? UAA। थोड़ी सी फास्ट करते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद हम इन्हें आपको इसे पूरे डिटेल में आपको एक एक का ऑप्शन सहित बताएंगे। आपको कल हम बता देंगे टोटल डिटेल के साथ किसका आंसर यही क्यों होना चाहिए। चलिए देखते हैं, विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां क्या कहलाती हैं? जो विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजाति ये क्या कहलाती है? इंग्लिश से एक बार इसका देखते हैं, इंग्लिश में क्या दिया हुआ है। देखिए, द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर नोन एज, है ना। तो ये तो हो जाएगा जो एंडेंजर्ड। कौन सा हो जाएगा? एंडेंजर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा लुप्त प्राय। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? लुप्त प्राय। 64 का बी। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल है? ये तो खरीफ नहीं, रबी है। चना भी रबी है, गेहूं, एक मिनट, ये गन्ना होगा। गन्ना जो है खरीफ फसल है, चना रबी हो गया, जौ रबी हो गया और गेहूं रबी हो गया। तो गन्ना इसका आंसर। 65 का क्या हो जाएगा? 65 का ए। 65 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला है 66 नंबर, पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। देखिए जाइलम जो होता है ये क्या करता है? ये जो हमारे मिनरल्स वगैरह हैं उनका परिवहन करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन। 66 का हो जाएगा ए, पानी और घुले। अगला है, पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक वेस्कुलर टिश्यू की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इनकी जो संवहनी ऊतक का जो व्यक्ति क्या था, सबसे पहले जो विशेषता का उपयोग किया था वो था बेंथम और हुकर। तो 67 का हो गया बी। अगला है, आम में हम जो भाग खाते हैं वह है, क्या बात है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत आसान है ये। आम में जो हम खाते हैं वो कौन सा है? मध्य फल भित्ति। जो मध्य फल भित्ति है इसके बीच के भाग को हम खाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं मध्य फल भित्ति। अगला, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को। इसका हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है। देखिए माइकोराइजा संबंध में अगर हम पौधे की लाभ की बात करें तो ये कौन सा है? देखिए, सुरक्षा, भोजन, ए और बी दोनों, खनिजों का बढ़ावा नहीं, खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण की ये बात करता है और रोगों से सुरक्षा देती है। माइकोराइजा जो है ये पौधे में ये काम करता है रोगों से सुरक्षा देने का। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का डी। अगला है मैगिनोट रेखा, मैजिनोट। अच्छा, मैगिनोट को मैजिनेट, ये रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? तो इसका आंसर है फ्रांस है और जर्मनी।
फ्रांस और जर्मनी का 70 का हो जाएगा डी। देखिए अगला है क्वेश्चन हमारे सामने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य होता है, जोड़ता है किसको किसको? जलडमरू मध्य हम लोग जानते हैं दो भागों को जोड़ता है, तो पर्शिया की खाड़ी से ओमान के खाड़ी को जोड़ता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है? पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। ये काफ़ी अभी चर्चा में रहा है हॉर्मुज जलडमरू मध्य, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला है ग्राउंड जीरो कहाँ है? वाह क्या बात है, ग्राउंड जीरो जो है ये न्यूयॉर्क में है। ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क में। ग्रीनविच हम लोग जानते हैं कि ग्रीनविच लंदन में है, श्रीहरिकोटा इंडिया और इंदिरा पॉइंट इंडिया में। न्यूयॉर्क में ग्राउंड जीरो है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? देखिए जो स्थल जो डेविल्स नेक के नाम से जो है क्रा जल डमरू मध्य जाना जाता है। क्ला स्थल जल डमरू मध्य, जो क्रा स्थल डमरू मध्य है ये जो है ये डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है। अगला है लदंग संदर्भित करता है। लदंग, लदंग नहीं, ये गलत दे दिया है नाम, लदांग होगा, है ना, लदांग। ये स्पेलिंग इसका हिंदी में गलत दे दिया है। लदांग संदर्भित करता है, ये जो है ये स्थानांतरित कृषि जो अनुसूचित जनजाति हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो लदांग जो है ये जुड़ा हुआ है किससे? तो स्थानांतरित कृषि से। आगे हम देखें अगर नेक्स्ट प्रश्न, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बड़ी आसान क्वेश्चन ये पूछ दिया ज्योग्राफी का। दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो है कौन सा? माजुली द्वीप, जो असम के ब्रह्मपुत्र में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन, भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन गोदावरी नदी बेसिन है। पहला है गंगा और दूसरा है गोदावरी, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का बी, महानदी, नर्मदा और कावेरी। तो इनमें से जो है, इनमें से भारत का सबसे बड़ा गोदावरी नदी बेसिन, ये द्वितीय नदी बेसिन है। अगर दक्षिण भारत का पूछा जाता तब गोदावरी पहला होता, लेकिन ये पूछा गया है क्या? भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन वो है गोदावरी नदी बेसिन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? देखिए अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल पूछा गया हमसे, तो इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग, जहां पे मिलती है अलकनंदा और भागीरथी। वो कौन सा है? डी नंबर 78 का डी। अगला भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है, दो है, एक नारकोंडम और एक बेरन, दोनों अंडमान निकोबार में है। ये सुसुप्त है और ये पूरी तरह से एक्टिव है। तो यहां पर जो हो गया कौन सा? दो में है ना, नारकोंडम और बेरन। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर प्रश्न है, मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? तो अभी तो ये एकदम काफी ज्यादा ये चर्चा में भी रहा है, कैंची। कैंची को जीआई का टैग मिला है ना। किस आइटम को शिल्पकला, किस आइटम के शिल्पकला को जीआई का टैग मिला है? तो कैंची। आंसर हो जाएगा इसका कैंची, डी नंबर। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र, समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है, उत्तराखंड के देहरादून में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र जो है ये देहरादून में है। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। लोकटक एक झील है, लोकटक क्या है? झील है, तो 83 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित कौन सा बिहार का राज्य पशु है? बिहार का राज्य पशु बैल है, तो आंसर इसका सी नंबर, बिहार का राज्य पशु बैल। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना, अच्छा पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी? पुनः स्थापना 2007 में हुई थी। पुनः स्थापना इसकी कब की गई है? 2007 में। अगला है कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल तो कैमूर की पहाड़ी होगी, है ना। देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं। देखते हैं
कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कैमूर जिला। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कैमूर जिला। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कैमूर। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दिया है बिहार संपूर्ण भारत का 10% पैरत। देखिए बिहार संपूर्ण भारत का लगभग 100%, तो यहाँ जो है बिहार संपूर्ण भारत का, तो ये 95% होगा। इसका आंसर होगा क्या? 95%। बिहार संपूर्ण भारत का ये फैक्ट है, 95% सबसे ज्यादा बिहार में। बिहार एक इसी में सबसे ज्यादा आ गया पैराइट में। तो बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? बिहार के जमुई जिले में। बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें सेम नेक्स्ट। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? देखिए बिहार का अधिकांश भाग जो है वो है उपोष्ण। यहां पर देखिए सिंपल ये फैक्चुअल क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है कि बिहार का कौन सा अधिकांश भाग, यहां पर बिहार के अलग अलग भागों की नहीं चर्चा की गई है, अधिकांश भाग। तो अधिकांश भाग जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आता है। कौन सा आता है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का ए। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं। देखिए 200 न्यूटन बल लगा करके जब ये बातें कर रही है तो सीमांत घर्षण बल होगा। इसका आंसर हो जाएगा 200 न्यूटन, क्योंकि उसी के उतने बराबर ही ये बल लग रही है। इन्हें हम डिटेल में आपको बताएंगे। देखिए हम कुछ आपके फिजिक्स के सवाल और जो मैथ के सवाल हैं उनको मैंने सॉल्व कर लिया था, तब मैं आपको बता रहा हूं। उसको मैं डिटेल से आपको अगली जो होगी डिटेल वाली कक्षाएं उनमें मैं आपको बताऊंगा उसे कि कैसे ये आंसर यही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन। एक ट्रक जो है वो विराम की अवस्था में से किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। वह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल होगा। इसका आंसर 14,000 न्यूटन आया है आंसर। तो 92 का हो जाएगा 4 नंबर डी। अगला है 93 में किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा खपत होगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो 9 × 10⁸ होगा इसका आंसर। 9 × 10⁸ किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो ध्वनिक चाल ठोस में अधिक होती है। तो इनमें से वायु, जल और हाइड्रोजन, तो ये नहीं है, इसमें कौन सा होगा? स्टील। अगला है क्वेश्चन। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड जो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा, जो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड है उसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो जाती है। बिल्कुल स्थितिज ऊर्जा लगातार कम। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन है? ये भी नहीं। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। हाँ, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन नहीं है। नहीं, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती है, ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। तो 95 का हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है हमारे सामने बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य, जो खेत की लंबाई में जोतने में किया गया कार्य, इसका आंसर है 1900 जूल आया है। 1900 जूल। हम इन्हें डिटेल में बताएंगे कि किस प्रकार से इसे निकालते हैं, क्योंकि अभी हम ये लंबा वीडियो हो जाएगा, हम उसे अलग अलग चैप्टर वाइज जब करेंगे, अलग अलग टॉपिक वाइज, तो फिर आपको उसमें डिटेल में बता देंगे कि इसका आंसर यही क्यों आया। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो समतल दर्पण की यहाँ पर फोकस दूरी है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है? अनंत। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पथ विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? ये तो काफी बार सवाल पूछा गया है। ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा इन लोगों का फेवरेट सवाल है। IR²। लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, अगर लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत कम हो जाता, नहीं परिवर्तित नहीं, बहुत अधिक बढ़ जाता, बिल्कुल बहुत अधिक बढ़ जाता है, परिवर्तित नहीं होता है निरंतर पर। इसका आंसर हो जाएगा 99 का बी। अगला देखिए सामने में हमारे है, मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है? तो देखिए ये निकालते, ये आसान है, ये ससुर होगा। इसका आंसर 103 का डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन,
कि स्प्रिंग को कोड में देखिए ऊपर में स्प्रिंग को के कोड में UNUFRC लिखा है, उसी कोड भाषा में जो है उसी कोड भाषा में मोबाइल शब्द को कैसे लिखेंगे, है ना। तो मोबाइल शब्द को ये जो लिखा गया OMEFPA, इसे ये बहुत आसान है, इसे हम दिखा देंगे आपको कि फिर ये किस प्रकार से यही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है उपकरणों को विद्युत आपात से बचाने वाली युक्ति है। तो हमारे घरों में भी ये लगा रहता है, उपकरणों को विद्युत आपात से बचाने वाली युक्ति फ्यूज है। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए 403 में से एक प्रकार की समानता और चौथा भिन्न है। तो भिन्न शब्द को, तो इसका आंसर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं तो ये स्टेथोस्कोप, इसका यूज डॉक्टर करता है। दूरबीन से देखते हैं, परिदर्शी यंत्र से देखते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, क्योंकि जो भिन्न है उन्हें ध्यान करना था, तो इसका आंसर। अगला है नेक्स्ट, राम उत्तर दिशा में जाता है ना। देखिए क्वेश्चन ये, इसका आंसर तो सीधा हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। देखिए कैसे, राम उत्तर दिशा में गया, है ना, फिर दाएं मुड़ता है, यहां से इधर गया तो दायां मुड़ा, फिर दोबारा दाएं मुड़ता है, फिर ये इस ओर मुड़ा और अंत में बाएं जाता है। अंत में जब वो बायां गया तो अब राम किस दिशा में है? तो अब जो राम है वो किस दिशा में हो गया? देखिए राम उत्तर दिशा में जाता है, गया, फिर दाएं मुड़ा, दायां मुड़ा, फिर दोबारा दाएं चलता है, यहां से क्या हुआ, फिर ये दायां चला और अंत में जो अंत में है, अंत में वो किधर मुड़ गया? बायां मुड़ गया। देखिए अंत में जो है वो बोलता है बायां मुड़ता है, इस ओर मुड़ता है। तो वो किस दिशा में पहले वाले से है? तो पहले से पूर्व में है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? तो ये डिक्शनरी के आधार पर है। तो देखिए एम सब में है, ए ओ है, तो ये दोनों में से कोई होगा। अब देखिए एच है, एच दोनों में, ई आई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 105 का सी। ये सब क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आपको नंबर दे के जा रहा है। इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर थोड़ी सी रिजल्ट में दिक्कत हो सकता है। देखिए अगला हम देखते हैं, 39 विद्यार्थी कक्षा में नितिन जोगी से 7वीं रैंक आगे है ना। इसके अलावा ये जो है, यदि जोगेंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आरंभ से क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 16वां। यदि प्लस का अर्थ, ये एकदम आसान क्वेश्चन ये सब पूछा गया, 107 का, इसका हो जाएगा आपको ए नंबर 77, आंसर इसका 77 आएगा। अगला है, अगर हम देखें 110 में, रेन को कोड में ये कहा जाता है, जो इसे हम अगर कोड में इसे अगर हम तोड़ें ये वाली सवाल को, तो इसका आंसर हो जाएगा 8@7, ये वाली आंसर 110 का डी होगा। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो इनका अगर हम निकालते हैं तो लुप्त संख्या 35 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35। नेक्स्ट है, राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है, जो 108 नंबर है, इसमें राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 9 और 50, तो इसका हो जाएगा 9 और 50। अब है हमारे सामने जो कुछ अलग अलग तरह के मिले जुले सवाल हैं, जिनमें करेंट वगैरह भी मिला जुला है। देखते हैं इसे। देखिए 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जो है बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते? देखिए इनमें जो कांस्य पदक जीता है ये टोटल 6 जीता है। दूसरा है, कोसी मेची लिंक परियोजना के बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा? तो देखिए इनमें कोसी तो बिल्कुल पटना में बहता नहीं है, खत्म, दरभंगा एरिया में भी नहीं बहता है, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में, तो इसका आंसर होगा 112 का सी। ये दिया भी है, ये हमारे करेंट अफेयर से अभी जुड़ा हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये हम देख सकते हैं। अगला देखिए यहाँ सामने में, 15 नंबर 115, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन ये किया गया था आपको मधुबनी जिला में। कहाँ पर किया गया था? मधुबनी जिला। लूनर ट्रेवलेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या? लूनर, ये चंद्रमा से जुड़ा है, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और इसका मानचित्रण करना, बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ था। पूरे चंद्रमा का एक त्रियामी मॉडल बनाना नहीं, ये ट्रेल ब्लेजर मिशन जो है लूनर का, ये किया गया था उस पर जल का पता लगाने के लिए और उसका मानचित्रण करना, नए चंद्रवर्ष का परीक्षण करना, ये भी नहीं। तो आंसर 116 का हो जाएगा ए नंबर। कौन सा हो जाएगा?
चंद्रमा की सतह पर का पता लगाना और इसका। नेक्स्ट देखें, अगर हम किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। देखिए, शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा प्राप्त होने की बात करते हैं तो उनमें से तेलुगु, बिल्कुल ये भी शास्त्रीय दर्जा है, मराठी, बंगाली, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, उड़िया वगैरह, इन सबको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र में किस संगठन ने मान्यता दी। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने नागी पक्षी जो पक्षी अभ्यारण्य होते हैं उसको सामान्यतः यही बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो होती है वही देता है। अगला है 117 नंबर में, अगर हम देखें, अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किन लोगों से। अफ्रीकानर्स कहते हैं जो वहां पर दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोग हैं उनको, तो दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक का समूह। अमेरिका में इंडो अफ्रीकी मूल के लोग को नहीं कहते हैं, अफ्रीका में आदिवासी समुदाय नहीं, उन्हें नहीं कहते हैं देशज लोगों को, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। उस 16वीं सदी की बावरी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने हाल में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया। ये राजा की बावली है, तो 118 का क्या हो जाएगा, राजा की बावली। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस घोषित किया था। ये एरिक एडम्स, काफी चर्चा में रहा था। एरिक एडम्स, इन्होंने ही जो है 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का दिवस घोषित किया। यूरोविजन सॉन्ग कंटेंट का स्थायी नारा क्या है। जो यूरोविजन सॉन्ग कंटेंट है इसका जो अस्थायी नारा है वह यूनाइटेड बाय म्यूजिक। ये यूनाइटेड बाय म्यूजिक के द्वारा एक होना, इसी की चर्चा की गई है। 2024 में बाकू में आयोजित 123 क्वेश्चन, 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस सहमति बनी, किस समझौते पर। 2030 तक वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध का लक्ष्य नहीं, इसकी चर्चा नहीं की गई है। विकसित देशों में 2030 तक प्रतिवर्ष कम से कम $65 बिलियन देने की अपील नहीं, ये भी नहीं की गई है। विकसित देशों से 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की बात की गई, 500 नहीं, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, 123 का सी। अगला है 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली, ठीक है ना। हम देखें, अगर 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा पर थे, इसको तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है, तो आंसर हो जाएगा 124 का सी नंबर। अगला है 121 नंबर। इसरो के GSLV VF-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है। देखिए, ये जो है यह इनसे NVS-02 उपग्रह को ले जाया गया, बिल्कुल GSLV F-15 से ले जाया गया। श्रीहरिकोटा से इसरो का 101वां परीक्षण था, नहीं, श्रीहरिकोटा इसरो का 100वां परीक्षण, बिल्कुल नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 121 का ए, 121 का ए। अगला है G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सही है। G20 का 18वां शिखर में कहा गया था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट, तो बी नंबर इसका जो इसके बारे में कहा गया है। यह रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था, बिल्कुल नहीं। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र अरबपतियों पर कर लगाने जोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 122 का बी। निम्नलिखित में नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2024 में मृत घोषित किया गया। याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा बी। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एशिया रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष था। यह 2023 में 72 वर्ष हो गई, तो जीवन प्रत्याशा कितना बढ़ गया, 72 वर्ष। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं फिर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर लेकर आऊँगा। मैं आपके लिए बीपीएससी में भी अलग अलग बीपीएससी के लिए, बिहार एसएससी के लिए, सभी के लिए अलग अलग कक्षाओं का जो है मैं आपके लिए क्वेश्चन बना करके अभी दे रहा हूँ। आप उस क्वेश्चन पर अगर काम करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, तो इस बातों का ध्यान रखिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अगला है फरवरी 2025 में AI एक्शन कमेटी, देखिए क्या दिया है, AI एक्शन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था। तो ये जो फरवरी AI एक्शन समिट हुआ था पेरिस में, तो आंसर हो जाएगा बी। 96वां अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था। एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए मिला था ऑस्कर पुरस्कार, पुअर थिंग्स के लिए, तो 128 का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट हमारे सामने 131, आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है।
क्वेश्चन कह रहा है जो आकाश तीर है ये भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है, नहीं। यह भारत की व्यापक CSISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है, ये भी नहीं है। ठीक है, एक मिनट, कौन सी सही है? भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का तो मूल है ये। यह भारत की जो है व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से, बिल्कुल ये भी है। यह निष्क्रिय रक्षा के सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी नंबर। अगला है निम्नलिखित कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? जो स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है वो होगा F-35 लाइटनिंग 2, हाँ ठीक है। मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन, ये भी सही है। उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ये भी सही है। मेक इन इंडिया के तहत ये तीनों का किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? डी। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर का फिल्म का पुरस्कार जीता? ये ठीक है, 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात कर रहा है। इसमें हेल्लारो ने जीता था, ये गुजराती फिल्म है हेल्लारो, इसी ने जीता था। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित किस व्यक्ति या संगठन को 2020 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार? फुनसो कर्मा, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट मूवमेंट को भी मिला था, मियाजाकी हायाओ को, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो 130 का डी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जो है 27 जनवरी को मनाया जाता है, होलोकास्ट मेमोरियल डे। नेक्स्ट है हमारे सामने, बानो मुश्ताक की किस पुस्तक को, बानो मुश्ताक जो है उसके किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था? हार्ट लैम्प को, हार्ट लैम्प उनका बानो मुश्ताक का पुस्तक था, उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई, निम्नलिखित कौन से उनमें शामिल है? शामिल नहीं है। झेलम तो इसमें शामिल नहीं है, सिंधु झेलम चिनाब जो है वो पाकिस्तान को जाता है पानी। रावी और सतलज तो शामिल है, तो रावी और सतलज शामिल है। तो कहता है कौन सा शामिल नहीं है? शामिल नहीं है तो आंसर हो जाएगा 135 का ए। अगला है 137 में, निम्नलिखित कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? जो भारत की निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तु में से नहीं है, पेट्रोलियम उत्पाद तो है 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 में, लोहा और इस्पात भी है, तो बासमती चावल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 137 का सी। देखिए 136 नंबर, यूएनडीपी द्वारा, क्वेश्चन देखते हैं, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के, सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया, बिल्कुल इसको शामिल किया गया है। शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया, हाँ महिला निरक्षरता को भी शामिल किया गया ताकि क्षमता गरीबी माप को सही से किया जा सके। जो इसके अलावा यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता नहीं, इसमें महिला की जो है महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी शामिल है, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर 1 और 2, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके 1 और 2, आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, 1 और 2। 138 नंबर, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार देश का कुल वन जो है वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। 138 का ये 15% जो है ये नहीं है, कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का, ये जो भारतीय वन स्थिति 15% नहीं है, गलत है। सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर हैं, ये भी क्या है, ये गलत हो गया आपका। सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है, उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। हाँ, सबसे अधिक जो है वो अभी जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है उसके अनुसार जो है ये सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 138 का सी।
अगला है 2023 के वैश्विक सेवाओं को निर्यात में निम्नलिखित किस देश की भारत ने अधिक हिस्सेदारी थी? निर्यात में किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? देखिए वैश्विक सेवाओं के निर्यात में, यहां सेवा के निर्यात की बात कर रही है तो रूस, आयरलैंड, इंडोनेशिया, आयरलैंड जो है, आयरलैंड की भारत से अधिक हिस्सेदारी है। बाकी इसके बाद भारत रूस और इंडोनेशिया से आगे है वैश्विक सेवाओं के निर्यात में। हमारे यहाँ से जो आईटी, जो हमारे यहाँ से सर्विस दी जाती है उसमें भारत काफी आगे है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन 140 नंबर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल, वाह क्या बात है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। यूविन, ये बहुत करेंट है। यूविन पोर्टल के बारे में कौन से कथन सही नहीं है, है ना? देखिए इसमें यह क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है, नहीं, यूविन पोर्टल जो है ये क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रमाण नहीं देता है। यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा के निर्माण की स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करता है, बिल्कुल नहीं। पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, ये भी गलत है। आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। अगला है किसान ऋण पोर्टल केआरपी के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन परियोजनाओं के तहत मैनुअल दावे, किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले, ठीक है, किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन परियोजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? देखिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाबार्ड, नहीं, नाबार्ड है ही नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड, ये भी, एक मिनट, नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड तो करता है, नाबार्ड करता है, कृषि और किसान मंत्रालय नाबार्ड करता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय रिजर्व बैंक नहीं, ये नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से ए और बी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? ये जो है ये मामला किया राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान ने किया है। इसके साथ जो शहरी मामलों का मंत्रालय है उसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है और उसके तहत अर्बन जो मिनिस्ट्री है उसके साथ करके राष्ट्रीय शहरी मामले को देखा जाता है। अगला, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। हाँ, ये कहा गया है, ये आया हमारा इकोनॉमिक्स में, 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो इसका जो होगा ये तो सही है, ठीक है। इसका दुनिया में 7वें सबसे बड़े, नहीं, दुनिया में 7वें नहीं, 2024 में लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीओपी घाटे के कारण कमी आई, नहीं, ये भी गलत है। उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 144 का ए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क? 31 अक्टूबर 2024 भारतमाला भारतमाला परियोजना सबसे ज्यादा जो सड़क बनाई गई है वो राजस्थान में बनाई गई अभी 2024 में। NFHS5 का आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया? जो इसमें सबसे कम है हिमाचल प्रदेश को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में NFHS5 ने दर्ज किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 145 का बी। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप जरूर अब कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, ठीक है ना, फिर मैं उस पर देखूंगा और उसे मैं फिर से आपको बताऊंगा। ध्यान रखिएगा और इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए दिया प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना, है ना, प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना, ये जो है तटरेखा वार्ष और मूर्त आयत के मैंग्रोव पहल, पर्यावरण के जीवन शैली पहल और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। देखिए पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल और मैंग्रोव पहल, है ना, और प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार PAT योजना, ठीक है। देखते हैं इसे, देखिए प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार और PAT योजना जो है, इसे अगर हम देखें तो ये जो है ये जुड़ा हुआ है 2023-22 में केंद्रीय पेश किया जाना, ऊर्जा गहन उद्योगों उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर की रणनीतिक रूप में 2019 में लॉन्च किया गया। PAT योजना तो 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके अलावा जो है मैंग्रोव पहल, जो मैंग्रोव पहल है ये किससे है, ये नवंबर 2000 ग्लासगो में COP26 में लॉन्च किया गया। मैंग्रोव पहल की जो है ताकि वहां पर जो अलग अलग जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर बेहतर लाया जाए सुनामी वगैरह से। पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल, अगर हम पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल, तो ये
पर्यावरण के जीवन शैली पहल की बात की गई थी हमारे बजट में, और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ऊर्जा गहन उद्योग कम करने का लक्ष्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 4। ए का देखिए, एक मिनट, ए का 3, ए का 3, ए का 3, तो ये है, ठीक है। बी का 4, बी का 4 सही है। सी का 1 और डी का 2, तो इसका आंसर हो गया बी नंबर 146 का बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन, वार्षिक पीएलएफएस, वार्षिक पीएलएफएस 2023 रिपोर्ट के अनुसार पीएलएफएस वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी में अधिक वृद्धि हुई है ना, ठीक है, ये तो सही है। वर्ष शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी में अधिक वृद्धि, सही है। 36 राज्यों और केंद्र शासित पर 90% राज्यों में कार्यबल भागीदारी दर सभी राष्ट्रीय से नीचे है। 36 राज्यों के 90% राज्यों में कार्यबल भागीदारी दर, ठीक है, ये भी सही है। कृषि में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी 2000 काफी कम हो गई है, हाँ ये नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर हो गया ए और बी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर हो जाएगा 147 का डी। एक 148 में निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिमाण नहीं है। देखिए अगर हम देखें निम्नलिखित में क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी, एक राष्ट्र एक सदस्यता, अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता, अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता की तो बात की गई है। अनुसंधान, अटल इनोवेशन मिशन नहीं, उपरोक्त, इसका आंसर होगा बी नंबर, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था, तो अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता होमवर्क नहीं था। इसमें एक राष्ट्र एक सदस्यता की बात की गई थी, अटल इनोवेशन मिशन की बात की गई थी, इसकी बातें नहीं की थी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 148 का बी। देश के सकल मूल्य वर्धित जीवीए में सूक्ष्म लघु और मघु 2020-21 में, ये जो है ये हमारे आर्थिक सर्वेक्षण से दिया है, ये से बढ़कर 2022-23 में इतना हो गया। इसका आंसर होगा 27.3% से 30.1% आंसर। अगला हम देखें अगर क्वेश्चन 150 नंबर, सबसे लास्ट में, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। भारत का लगभग 87% जो सीमेंट उद्योग है राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है, बिल्कुल ये सही है। भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, गलत है। भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर, ठीक है, सही है, और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है, हाँ अधिकांश बंदरगाह के पास स्थित है, और जो है कच्चे माल के स्रोत से दूर है। 1 और 3, 1 और 3 कौन सा, सी नंबर, तो 150 का सी नंबर। तो ठीक है विद्यार्थी, इतना हमारा कंप्लीट हुआ आज का 150 क्वेश्चन हम इन्हें किए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिए अगर आपको किसी पे डाउट होती है, फिर हम अब उसको उसका सॉल्यूशन देंगे। हम अलग से जो है अलग अलग जो बुक वाइज है, जैसे हिस्ट्री का अलग से क्वेश्चन और ज्योग्राफी का अलग और करेंट का अलग, सबका हम फुल डिस्कशन के साथ आपके पास आएंगे। तब तक आप इसे आंसर से मिलाइए और देखिए कि आप कितना नंबर पा रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम कह पाएँ, बता पाएँ कि इस बार का कट ऑफ क्या जाएगा। तो इस कट ऑफ के लिए आप इसे थोड़ा सा मिला के रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।